Let's go. सबसे पहले सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से आपके सामने नहीं आया, बट ऐसा नहीं था कि मैं आना नहीं चाहता था और इसलिए नहीं आया। कुछ मजबूरियाँ थी और ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। इन सब का क्या कारण है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो मैसेज आ रहा है ये शायद मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट आई एम हेयर टू सर्विस यू, राइट। और मैं एक्चुअली ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट फिर भी काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं एनालिसिस। मुझे लगा कि यार कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, जो लोग इंतज़ार करते हैं कि मैं क्या एनालिसिस करूँगा, उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। ये बात सही है कि मेरे परिवार के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपनी ज़िंदगी के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। पर आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है तो आपके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी तो है। इसीलिए हम UFC 290 का एनालिसिस करेंगे। बट आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है पहले कि ये मैं पूरा लंबा एनालिसिस एक साथ करूँगा, प्रीलिम्स की एक फ़ाइट का और फिर मेन कार्ड की फ़ाइट्स का, है ना। मैं मोस्टली अलग अलग करता हूँ तो आप लोग अलग अलग देख सकते हैं, बट क्योंकि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से चल रही है कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, तो मैं एक साथ सारा एनालिसिस कर लूँगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। मैंने ईमानदारी में कोई कमी नहीं किया, मेहनत में कोई कमी नहीं किया। मैं इतने दिन से आपके सामने नहीं आया हूँ, बट मैं रिसर्च, स्टडी सब कुछ करते रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय हॉस्पिटल में बिताया हूँ। तो क्या है कि फ़ाइट पास था मेरे पास, तो काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं, उसके बाद एनालिसिस किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और ये जो मैसेज दिख रहा है आपको, आई नीड योर हेल्प वाला, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। बट सबसे पहले उस आदमी के बारे में, एक सेकंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कहाँ देखना है। आपको सभी बताया 10 2 10 3 में दिखाई देगा। जियो टीवी में आप देखें, ज़्यादा ईजी होगा। और प्रेम्स कहाँ देखें ये मैं बताऊँगा तो साले यूट्यूब वाले बंद कर देंगे। बट मुझे पता है कि जो लोग मेरे को देखते हैं ना, और जो मेरे को जानते हैं, उनको सबको पता है कि कहाँ देखना है। अब बात करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये यूएफसी का नहीं, कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। सबसे बड़ा नहीं है, पर एक दिन सबसे बड़ा भी होगा, सबसे फेमस भी होगा। सबसे बेहतर तो ये ऑलरेडी है। और आज मैं आपको चांस दूंगा कि इस चैनल के आप परमानेंट मेंबर कैसे बने, या फिर आप मेरी ज़िंदगी के परमानेंट मेंबर कैसे बने, या फिर मेरी फेलियर में साथ देने वाले मेरे सक्सेस में कैसे भागीदारी करें। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करेंगे रॉबी लॉलर की। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम सभी को पता है कि ये रॉबी लॉलर की रिटायरमेंट फाइट है। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि रॉबी लॉलर की फाइट किससे है, निको प्राइस से है या गद्दी की गांड से है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप अगर इस चैनल को पसंद करते हैं तो आपको ये फाइट देखनी ही है। अगर आपको लाइव नहीं दिखाई देती है ना, तो अगले दिन आप देखिएगा कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके, बट देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक हीरो की आखिरी फाइट है। रॉबी लॉलर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर, राइट। रॉबी लॉलर इज उस टाइप का फाइटर है जो शायद बात करने में कभी भी विश्वास नहीं रखा। रॉबी लॉलर उस टाइप का फाइटर है जो कैमरे और माइक के सामने जितना कमज़ोर नज़र आता है, बिना माइक के, बिना कैमरे के केज के अंदर उतना ही मजबूत नज़र आता है। रॉबी लॉलर वो फाइटर है जो, मतलब रॉबी लॉलर फर्स्ट सेकंड जनरेशन का फाइटर है। कहने का मतलब है फर्स्ट जनरेशन, जो आपकी कहेंगे ग्रेसीज वाली जो जनरेशन ख़त्म होने के बाद जो थोड़े थोड़े MMA फाइटर, यानी कि जो कंबाइन फाइटर आने लगे थे, जो मल्टीपल स्किल्स होती थी, उस समय के हैं रॉबी लॉलर। और रॉबी लॉलर आज तक है। रॉबी लॉलर उन लोगों में से भी एक है जिनको कभी कभी दुनिया कहती ना, अरे यार ये तो जर्नी मैन है, ये तो फेलियर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा यार, ये बीच में ही रहेगा। उन सबको गलत साबित करके अच्छी खासी, मतलब इवन स्ट्राइक फोर्स में उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, पर जब वो वापस से UFC में आता है दोबारा, तो रॉबी लॉलर वर्ल्ड चैंपियन बनता है। ना सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनता है, बल्कि डिफेंड भी करता है और एपिक फाइट्स में डिफेंड करता है। तो दैट्स वाई रॉबी लॉलर इज माई हीरो। क्योंकि दुनिया जो है ना, बकचोद होती है। आप जब तक सफल होगे ना, तो आपकी तारीफ करेगी। जिस दिन आप असफल होगे ना, तो आपकी बुराई करेगी। पर चुतियापा ये नहीं है। सही बात है कि अगर आप सफल हो तो आपकी तारीफ की जाए, अगर आप असफल हो तो आपकी बुराई की जाए। बट चुतियापा ये है मेरे भाई कि ना तो सफलता हमेशा रहने वाली है, ना तो असफलता हमेशा रहने वाली है।
अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो ख़त्म हो जाता है, और ध्यान रखना बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। अगर आपका चल रहा है तो आपका भी ख़त्म होगा, मेरा भी ख़त्म होगा, और आप देखेंगे कि आई विल बी इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वन डे, जस्ट लाइक रॉबी लॉलर। तो रॉबी लॉलर की फाइट अब तक जरूर देखेगा। मैं कुछ फाइट रिकमेंड कर दूंगा आपको रॉबी लॉलर की, आपको देखनी है रॉबी लॉलर, मतलब अगर आपको टाइम मिले कभी ना कभी, रॉबी लॉलर की पहली पहली मैकडोनल्ड वर्सेस रॉबी लॉलर, रोरी मैकडोनल्ड वर्सेस रॉबी लॉलर की पहली फाइट, दूसरी नहीं पहली फाइट। उसके बाद आपको देखनी है लॉलर वर्सेस मैनहूफ वाली फाइट में तो आप देखोगे कि रॉबी लॉलर ने शायद 3 पंच मारा है, 3 या 4 में से एक लगा है और नॉकआउट हुआ है। लिनलैंड वर्सेस लॉलर जो फाइट है वो 185 डिवीजन में है। डियाज वर्सेस लॉलर तो आपको देखनी है, पहली वाली फाइट, दूसरी वाली फाइट नहीं। लॉलर वर्सेस मैकडोनल्ड्स 2 भी देखनी है। हाँ, उस फाइट के बारे में ये है कि अभी मैंने फिर से वो देखी है 2-3 बार, तो आपको ये लग सकता है कि वो फाइट यार आज मज़ा नहीं आ रहा, पर उसकी फाइट के बारे में अपन ने सुना बहुत है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उस समय के हिसाब से वो फाइट कैसी थी। पहले 2 राउंड आपको इग्नोर करने पड़ेंगे और आखिरी के 3 राउंड देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। लॉलर वर्सेस कार्लोस कॉन्ड्रेट की जो वॉर है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी लॉलर की बहुत सारी फाइट है। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप क्या मत देखेगा, लॉलर का रिकॉर्ड मत देखेगा, क्योंकि आपको रिकॉर्ड जो है ना रॉबी लॉलर का भी अच्छा नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड जो है आपको बीजे पैन का भी अच्छा नहीं मिलेगा। और ये लोग लीजेंडरी फाइटर हैं। एमएमए आज जहाँ पे है उसको वहाँ पहुँचाने में रॉबी लॉलर जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अब एंड में मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि मैं आपको जज वैसे ही करूँगा कि आप अपने हीरोज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। ये रॉबी लॉलर की आखिरी फाइट है। यूएफसी को यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं रॉबी लॉलर का भी हाथ है, और आप उसको प्रीलिम्स में डाल रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर रॉबी लॉलर को मेन इवेंट होता तो भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, ब्रैंडन मरीनो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ब्रैंडन मरीनो वो पॉन्टेजा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती टाइटल फाइट होने के बावजूद। पर फिर भी अगर आप कहें कि ये ऑर्थोडॉक्स है यार, वो तो टाइटल फाइट नहीं है, तो फिर को मेन इवेंट क्यों है? तो को मेन इवेंट के पहले डाल सकते थे, है ना, ऊपर से तीसरा नंबर की फाइट। चलो वो नहीं करते तो मेन कार्ड ओपन करवा सकते थे, है ना। वो एक फाइटर है ना, वो नया नया सा लड़का आया था जिसके पीछे यूएफसी पड़ा हुआ था और वो फाइट हार के चला गया, याद है? वो पेपर व्यू का ओपन किया था, ठीक है। आज मैं उसका नाम भी भूल गया हूँ क्योंकि भूलने लायक नाम ही है, बट यूएफसी और उसको सबसे कम उम्र का फाइटर बनेगा और ये और बनेगा और वो बनेगा। जैसे आज बो निकल है, मैं ये नहीं कहता कि बो निकल कम टैलेंटेड है, पर मैं ये कहता हूँ कि क्या होता कि अगर बो निकल को यहाँ भेज दिया जाता और रॉबी लॉलर को वहाँ, या फिर बो निकल को वहीं रहने देते, आप एक फाइट और ऐड कर देते रॉबी लॉलर की। मुझे पता है कि आप हॉल ऑफ फेम में रॉबी लॉलर को डालोगे, बट दोस्त हम आखिरी बार देख रहे हैं रॉबी लॉलर को फाइट करते हुए, है ना। और जैसे कि इंडिया वाले हैं, इंडिया में प्रीलिम्स देखना बहुत मुश्किल है, यहाँ के लोग नहीं देख पाएंगे। एनीवेज, लाइफ थोड़ी टफ चल रही है दोस्त, इसलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आप लोग पता नहीं लगेगा क्या। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ठीक। मैं पहले ये जो मैसेज आ रहा है आपका उसके बात कर देता हूँ। एक्चुअली आई नीड योर हेल्प, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप करेंगे तो पहली बात आप इस चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। जब तक ये चैनल रहेगा आपका नाम रहेगा, हर डिस्क्रिप्शन में रहेगा और लगभग हर वीडियो में रहेगा। और दूसरा, आप जो भी मांगेंगे बिना किसी सवाल जवाब के आपको दिया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन ये चैनल टॉप ऑफ द वर्ल्ड होगा, एक दिन मैं भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड होऊंगा, और अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं ये वादा है आपसे कि आप भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली फाइट जो मेन कार्ड में है वो है बो निकल वर्सेस वायल वडूम की। दोस्त आई डोंट केयर, बो निकल इज गोइंग टू विन दिस फाइट इजीली, और अगर नहीं जीत पाएगा तो फिर तो दिक्कत है ना। बट मेरा मानना है कि बहुत आसानी से वो जीतना चाहिए उसको, जितना मैंने सुना है उसके बारे में, जितना मैंने देखा है उसके बारे में। देखिए, क्या बो निकल में एटीट्यूड है। एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जहाँ पे वो लड़का कह रहा था, जो बिल्कुल लेट टाइम रिप्लेसमेंट है, वो कह रहा था कि लेट्स गो टू वॉर। तो बो निकल का कहना था कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द वॉर बट विल फाइट। कहने का मतलब वो निकल का था कि तेरी तो मेरे बराबर औकात नहीं है वे, तू क्या वॉर करेगा मेरे से। आपकी जो ये बकचोदियाँ हैं ना, ये जो
आपका एटीट्यूड से आपका बोलना है ना, ये फ़र्क तब नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का जब आप एक्चुअली बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं। तो ब्रू निकल अगर हमको ये साबित करके दिखाए कि ये फाइटर उसके सामने टिकता ही नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं टिकना चाहिए, तो अलग बात है। पर अगर वो टिक गया थोड़ी देर भी, तो फिर ऐसा है दोस्त, एटीट्यूड ना सफलता से आना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी तक तुम अनडिफीटेड हो, बट कितनी फाइट करी है तुमने जो अनडिफीटेड होने में कोई बड़ी बात है। मेरा ये भी मानना है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स ऑफ NCAL इन लास्ट 5 years, वन ऑफ द बेस्ट। तो वहाँ आपका एटीट्यूड काम करता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली फाइट जो है वो फाइट है जेलिन टर्नर वर्सेस डेन हुकर की। मैं अगर आपको ईमानदारी से कहूँ तो जेलिन टर्नर लगभग MMA के हर एस्पेक्ट में डेन हुकर से बेहतर है। आई नो डेन हुकर से बेहतर है जेलिन टर्नर लगभग हर एस्पेक्ट में, और एक्चुअली स्लोली बट आई एम रियली लाइकिंग दिस फाइटर जेलिन टर्नर। एक लौता इशू जो जेलिन टर्नर के सामने है वो ये है कि वो मेंटल इशू है। आप सभी को पता है कि वेट इश्यूज प्रॉब्लमेटिक थे जेलिन टर्नर के पहले भी, पर इस बार वो वेट मिस किया है 2 पाउंड से। वैसे तो 3 पाउंड से किया है, 158 पे आया है, 155 में नॉन टाइटल फाइट है तो 1 पाउंड की लिमिट मिलती है, तो इस प्रकार से कहा जाएगा कि 2 पाउंड से है। कुछ लोग जो स्ट्रिक्ट परिभाषा में जाएंगे वो कहेंगे 3 पाउंड से मिस किया है, तो उसके बदले में उसकी फीस कटी है जो डेन हुकर के हिस्से में जाएगी, हारे या जीते। बट ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली कारण कि जब जेलिन टर्नर ने वेट मिस किया ना तो वो दोबारा ट्राई करने के लिए गया, और जब जेलिन टर्नर दोबारा ट्राई करने के लिए गया ना तो 1 आध पाउंड और कम आया, और फिर इसके बाद वो एक बार और ट्राई करने के लिए गया। यानी कि डेन होकर ऑलरेडी वेट करा के और रिकवरी पे जा चुका था, यानी कि वेट रिकवर करने के लिए जा चुका था, पर जेलिन टर्नर ने एक्स्ट्रा 3-4 घंटे लगाए। तो ये मेरा दिमाग में है कि ये जो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे कम रिकवरी के मिले हैं जेलिन को, तो क्या ये दिक्कत करेंगे, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है ना यार कि अभी आपने जो है आप जो मेजरमेंट है वहाँ पे आप फेल हो गए कि आपको 155 नहीं कर पाया, तो ये भी मेंटली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट मेरा मानना है कि जेलिन टर्नर इज ही इज़ केपेबल ऑफ ओवरकमिंग दीज मेंटल ऑड्स। सो मेरा दिल कहता है कि जेलिन टर्नर जीतेगा, दिमाग कहता है कि जेलिन टर्नर जीतेगा। पैसा होता तो जेलिन टर्नर पर लगाया जाता है। ठीक है, अगली फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। रॉबर्ट विटेकर वर्सेस ड्रेकेस डुप्लेसिस, DDP, डायमंड डायलस पेज, राइट। सॉरी मेरे पैर में लगी हुई है इसलिए था। हाँ हाँ, तो मैं कहा था यार इस फाइट के बारे में मैं क्या बोलूँ। रॉबर्ट विटेकर अगर यहाँ है ना तो डुप्लेसिस यहाँ है। मैं डुप्लेसिस की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, और मेरा मानना है कि डुप्लेसिस का नाक का जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद शायद उसे कार्डियो के इशू ठीक हो जाएंगे। बट क्या रॉबर्ट विटेकर तुमको किसी भी फाइट में थका हुआ नजर आया? तो क्या उसको घंटा फर्क पड़ेगा इसके कार्डियो से? तो ये फाइट मैं क्या कहूँ, बकचोदी है ना। सभी को पता है कि ये फाइट रॉबर्ट विटेकर को जीतनी चाहिए। डुप्लेसिस का इकलौता चांस है पंचर्स चांस। पंचर्स डुप्लेसिस जैसे फाइटर्स का पंचर्स चांस हमेशा बना रहता है, क्योंकि डुप्लेसिस बहुत रेजिलियंट है। बहुत मार खाने के बावजूद भी फाइट में वो बना रहता है ना। ही विल ऑलवेज हैव दिस वन पंच नॉकआउट थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रॉबर्ट विटेकर शुड विन दिस फाइट इजीली। दिल रॉबर्ट विटेकर, दिमाग रॉबर्ट विटेकर, पैसा होता तो मैं अपनी जेब में रखता, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर के आर्ट बहुत खराब है, तो पैसा मिलेगा भी नहीं अगर अपन उसमें पैसे लगाते तो, है क्या नहीं। अब बात करते हैं को मेन इवेंट की, वो है ब्रैंडन मरेनो वर्सेस अलेक्जेंडर पेंटोजा। ध्यान रखिए, ये मैसेज है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इफ़ यू आर एबल टू हेल्प मी प्लीज़ डू दैट, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट वट एवर यू नीड you will get it. Yeah, please come through in my bad time. If your bad times comes, I'll come through for you. That's my promise. Anyways, को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं। को मेन इवेंट है ब्रैंडन मेरेनो वर्सेस अलेक्जेंडर पेंटोजा। यार सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लॉसेस की। हाँ, अलेक्जेंडर पेंटोजा ब्रैंडन मेरेनो को हरा चुका है, एक बार नहीं 2 बार हरा चुका है, और दोनों बार अच्छा खासे डोमिनेंट तरीके से हराया है। तो ये बात ध्यान रखनी होगी हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे इशू मेरे ख्याल से इस फाइट का मोस्टली इशू जो है ना वो मेंटल है।
मरेनो को लगेगा कि वो जो तो फाइट है ना उसके दिमाग में, मरेनो के दिमाग में अभी तक चल रही होंगी, और जब फाइट दोबारा आएगी ना तो क्या होता है ना कि आपकी मसल मेमोरी होती है ना, आप ऑलरेडी केज में उस फाइटर से 2 बार हार चुके थे, जैसे ही आप केज में एंटर करेंगे ना तो वो मेंटल ब्लॉक जो है वो हमेशा होगा, जहाँ पे उसके दिमाग में वो 2 फाइट होंगी। और इस 2 फाइट की वजह से क्या होगा, ये होगा कि मरीनो जो एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहता है ना, जो उसको लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रिस्क लेनी चाहिए, मरीनो शायद उसको रिस्क को लेने से डरे क्योंकि हार उसके दिमाग में होगी। वहीं अलेक्जेंडर पेंटोजा को कम से कम इस बात का विश्वास होगा कि वो मरेनो को हरा सकता है क्योंकि वो 2 बार हरा चुका है। बट अगर हम ये कहें कि क्या उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होगा, तो आई डोंट थिंक सो। पेंटोजा टॉप लेवल का फाइटर है, चैंपियनशिप लेवल का फाइटर हमेशा से रहा है और आज चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहा है। तो यार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप 2 नहीं 3 बार हरा दोगे ना तो भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, मरेनो पेंटोजा से बेहतर है, ना सिर्फ बेहतर है, फास्टर है, मोर रेजिलियंट है, ठीक है ना, मोमेंट बहुत अच्छा है और कार्डियो भी अच्छा है मरेनो का। जहाँ तक ग्राउंड की बात आती है, ग्राउंड में पेंटोजा को एज है और अच्छी खासी एज है। हमें ये देखना होगा कि जब पेंटोजा ग्राउंड में लेके जाता है मरेनो को, तो मरेनो कैसे रिएक्ट करता है, जैसे पहले बार किया था या फिर चेंज, ठीक है ना। कुछ सवाल हैं हमारे दिमाग में इस फाइट के बारे में। क्या मरेनो पहले से बेहतर है? हाँ है, पर क्या वो इतना बेहतर है कि ओवरकम कर पाएगा पेंटोजा को? ये सवाल है। क्या अलेक्जेंडर पेंटोजा पहले से बेहतर है? बिल्कुल, ठीक है। क्या अलेक्जेंडर पेंटोजा के पास रेजिलियंट पर पहले से बेहतर है, बट क्या पहले से ज़्यादा, मतलब मरेनो का ऑनस्लॉट क्या सह सकता है? क्या रेजिलियंट है? क्या चैंपियनशिप माइंडसेट है मरेनो में, सॉरी पेंटोजा में? ये हमको नहीं पता। इस सवाल का जवाब भी मिलेगा। मेरा मानना है कि ये फाइट मोस्टली साइकोलॉजिकल फाइट है। आई नो एवरीबडी थिंक दैट पेंटोजा इज गोइंग टू विन दिस फाइट, बट मेरा मानना है कि जितना बेहतरीन फाइटर है मरेनो, मरेनो मेंटल रूप से भी उतना ही स्ट्रांग है। मरेनो के लिए पहली हार नहीं है यार, वो कई बार हार चुका है। ही स्टिल कैप्ट हिज कूल एंड ही स्टिल प्रोग्रेस्ड। मेरा मानना है कि मेंटली मरेनो को जितना लोग समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है मरेनो। और ये जो साइकोलॉजिकल स्पीड ब्रेकर है ना, आई थिंक ही विल बी एबल टू ओवरकम दिस स्पीड ब्रेकर। आई थिंक माई हार्ट सेज मरेनो इज गोइंग टू विन। मेरा दिमाग कहता है कि मरेनो इज गोइंग टू विन। अगर पैसा होता तो मरेनो पे ही लगाया जाता। ठीक, अब बात कर लेते हैं को मेन इवेंट की। को मेन इवेंट से पहले थोड़ा पानी पी लूँ यार, पानी ही नहीं है इसमें। इसमें भी पानी नहीं है। एनीवेज, थोड़ा थका हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, मैं इसके बाद पानी पी लूँगा। मेन इवेंट की जहाँ तक बात करें, हम बात करेंगे अलेक्जेंडर वोल्कानस्की की भी बात करेंगे, क्या बेहतर है क्या नहीं है, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसे जीत सकता है। फिर हम याइर रॉड्रिगेज के बारे में भी बात करेंगे, क्या बेहतर है क्या नहीं है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या वो जीत सकता है कि नहीं। फिर मैं अपने प्रेडिक्शन भी करूंगा, बट प्रेडिक्शन आप ध्यान रखिएगा, प्रेडिक्शन इस पूरे वीडियो का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे घटिया पार्ट है, जो मैं करना नहीं चाहता बट करना पड़ता है। मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी सर्विस क्या है आपके प्रति, ये कि मैं आपको इतना नॉलेज दूं कि जब आप फाइट देख रहे हो ना तो आपको हर चीज़ समझ में आए और आप उसको इंजॉय कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में हो कि यार ऐसा बोला था और ऐसा कर रहा है और ये और वो, है ना। प्रेडिक्शन करना पड़ता है यार। आई डोंट वांट टू, बट पीपल वांट वॉच दिस वीडियो इफ आई डोंट डू प्रेडिक्शन, ठीक है। और सबसे पहले हम कुछ गलत फहमियाँ दूर कर देता हूँ मैं। अगर किसी को ये गलत फहमी है ना कि याइर रॉड्रिगेज कैन नॉट डिफीट अलेक्जेंडर वोल्कानस्की, दे आर रॉन्ग। आई थिंक याइर रॉड्रिगेज हरा सकता है अलेक्जेंडर वोल्कानस्की को। याइर रॉड्रिगेज बहुत ज़्यादा डायनामिक है। याइर रॉड्रिगेज एक ऐसा फाइटर है कि जिसके सामने अलेक्जेंडर वोल्कानस्की कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती अलेक्जेंडर वोल्कानस्की करेगा और छोटा सा भी रूम देगा ना याइर को, तो याइर उस पर कैपिटलाइज करेगा। जहां तक बात है वोल्कानस्की की, तो वोल्कानस्की की पहले बात कर लेते हैं। वोल्कानस्की एक ऐसा फाइटर है जिसके बारे में मेरा मानना है कि शायद मैंने उसको इनफ इज्जत नहीं दी पहले।
पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे जैसे चूते किसको कितनी इज्जत देते हैं, कितनी इज्जत नहीं देते हैं। पर जो आदमी इज्जत का हकदार है ना, वो इज्जत आपसे छीन के लेता है। ही डिजर्व माई रिस्पेक्ट नाउ, आई रिस्पेक्ट दिस गाय वेरी मच। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की को मैं लाइक करूँ या ना लाइक करूँ, आई रिस्पेक्ट हिम। आई मे नॉट लाइक हिम बट आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम। ग्रेट स्ट्राइकर है अलेक्जेंडर वोल्कनास्की। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की का फाइट आईक्यू बहुत शानदार है। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की टीम जो है वो सबसे बेहतरीन गेम प्लान बनाने वाली टीम है, बट उस टीम को परफेक्ट अलेक्जेंडर सीकेबी की बात कर रहा हूँ मैं, पर सीकेबी के प्लान को अलेक्जेंडर वोल्कनास्की बेहतर इसलिए बनाता है क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कनास्की टू द टीथ फॉलो करता है प्लान को। ना सिर्फ फॉलो करता है बल्कि अगर बीच में कुछ चेंजेस लाने हो तो वो भी अलेक्जेंडर वोल्कनास्की करता है। दोस्त, ये वंस इन अ लाइफ टाइम फाइटर है, बहुत शानदार फाइटर है। ठीक है, फाइट आएगी शानदार। जहां तक रेसलिंग की बात है, रेसलिंग अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की मैं क्या कहूँ। अलेक्जेंडर की वोल्कनास्की इस्लाम माखाचेव से फाइट कर चुका है और रेसलिंग थोड़ा सा ही कमज़ोर होगी इस्लाम से। और ये बात, इसके बाद मेरे को शायद रेसलिंग के बारे में और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जुजित्सु की बात है, ऐसा नहीं कहूँगा कि अलेक्जेंडर वोल्कनास्की का जुजित्सु आपके याइर रॉड्रिगेज से कमतर है किसी भी उसमें, बट ये कह सकते हैं कि रॉड्रिगेज ज़्यादा स्विफ्ट है। रॉड्रिगेज का जुजित्सु जो है ज़्यादा स्विफ्ट है, मोमेंट बहुत बेहतरीन है, तो इस मामले में थोड़ा सा कम है। जहाँ तक कार्डियो की बात है, दोस्त, हम जब से वोल्कनास्की को देख रहे हैं, वोल्कनास्की 5 राउंड की फाइट कर रहा है, तो कार्डियो की तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा था 5th राउंड वर्सेस इस्लाम माखाचेव, जो आदमी 5th राउंड में इस तरह से आ सकता है उससे कार्डियो का आप अंदाजा लगाइए। मेरा मानना है कि पाउंड फॉर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूएफसी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 या 2 है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि वोल्कनास्की कैसे जीत सकता है। क्या स्ट्राइकिंग के थ्रू ही वोल्कनास्की जीत सकता है? हाँ, जीत सकता है। थोड़ा टफ होगा बट जीत सकता है। बट अगर उसको इजी तरीका ले जाना है तो फ्रैंकी एडगर ऑलरेडी शो कर चुका है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि फ्रैंकी एडगर से जिस याइर रॉड्रिगेज ने फाइट किया था आज भी याइर रॉड्रिगेज वैसा ही है, नहीं, याइर रॉड्रिगेज बहुत बेहतर है तब से। बट अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कमजोरी है तो वो रेसलिंग में है ना। अगर टॉप पे आप टॉप से डोमिनेट कर सकते हैं या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं आप याइर रॉड्रिगेज को, तो मेरे ख्याल से जीत थोड़ी इजी हो जाएगी। अब याइर रॉड्रिगेज की बात करते हैं। याइर रॉड्रिगेज वंस इन अ लाइफ टाइम स्ट्राइकर है, बहुत डायनेमिक स्ट्राइकर है। याइर रॉड्रिगेज ना, आपको अगर वो सीधे से आपको जैब नहीं मिल पाएगा ना उसको, तो वो खट से एक लेग पीछे लेगा और फिर राइट पे जाएगा और नए एंगल से आपको अटैक करेगा। अगर वो ठीक नहीं होता है तो वो 2 बार राइट स्टेप लेगा और फिर वहां से आपको अटैक करने की कोशिश करेगा। याइर रॉड्रिगेज आपको ऑर्थोडॉक्स भी फाइट कर सकता है, साउथ पा भी फाइट कर सकता है, इसीलिए वो 2 कदम लेफ्ट लेके भी फाइट कर सकता है और 2 कदम राइट लेके भी फाइट कर सकता है। उसके 3 डिफरेंट एंगल्स होते हैं स्ट्राइकिंग के, है ना, कभी वो नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि याइर रॉड्रिगेज का आप स्टेज कट नहीं कर सकते, सॉरी केज कट नहीं कर सकते। जैसे ही आप केज कट करने की कोशिश करते हो ना, एंट्री मतलब एग्जिट बंद करने की कोशिश करते हो और उसको बॉक्स इन करने की कोशिश करते हो, वो 3-4 कदम लेता है और आपके बॉक्स से बाहर चले जाता है और कभी कभी आपके पीछे आने की कोशिश करता है। बहुत ही डायनेमिक स्ट्राइकर है। एक और बात जो याइर रॉड्रिगेज की ध्यान रखने है कि वो डायनेमिक है, साथ ही साथ उसका डायनेमिज्म जो है काम करता है क्योंकि वो रेजिलियंट है। वो आपकी मार खाने के बावजूद भी काफ़ी देर तक एक्टिव बना रहता है, यानी कि आप उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भले ही आप फाइट डोमिनेट कर रहे हो, 3 राउंड मतलब आखिरी के 10 सेकंड में वो खेल ख़त्म कर सकता है। अगर मेरा विश्वास नहीं हो तो कोरियन जॉम्बी से पूछ लेना। ठीक है, कमी क्या है याइर रॉड्रिगेज की? याइर रॉड्रिगेज की कमी अभी भी रेसलिंग ही है, अभी भी रेसलिंग ही है। वो तो ऐसा है कि परफेक्ट मैचअप किया है यूएफसी ने, तो कोई और खतरनाक रेसलर अभी उसके सामने आया नहीं है। अगर ग्राउंड फाइटर की बात करें तो अपन का जुजित्सु आर्टिस्ट आया है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रैपलर एंड जुजित्सु। ठीक है ना,
मतलब रेसलर हो जो जिससे। ओके, याई रॉड्रिगेज कैसे जीत सकता है? एक्चुअली मेरा मानना है कि याई रॉड्रिगेज अगर गेम प्लान को फॉलो करे तो वो स्ट्राइकिंग में जीत सकता है, डिस्टेंस मेंटेन करके, टच 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 एंड गो, टच टच एंड गो, टच टच एंड गो, 10-9 10-9 10-9, हल्का सा डिफरेंस इस टाइप से कर सकता है। बट वो ऐसा तभी कर सकता है जब दो चीजें मिले। पहला, उसका टेक डाउन डिफेंस शानदार हो ताकि वोल्गनास्की उसको टेक डाउन ना कर सके, ये टफ बात है। बट दूसरा जो इससे भी ज्यादा टफ बात है कि इस गेम प्लान को याई रॉड्रिगेज एंड तक फॉलो कर सके। यहां पे वोल्गनास्की को एज है। वोल्गनास्की आपका गेम प्लान फॉलो करेगा, उसका फाइट आईक्यू बहुत शानदार है, फाइट आईक्यू इसका भी अच्छा है। बट याई रॉड्रिगेज थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में कमी है। वहीं वोल्गनास्की में डिसिप्लिन में कभी कमी नहीं आती। तो मैंने बताया कि आपको एक तरीका और याई रॉड्रिगेज का यह है कि टच टच एंड गो एंड आउट पॉइंट वोल्गनास्की इफ ही कैन डिफेंड हिज टेक डाउन। बट दूसरा तरीका है कि यू नॉक आउट वोल्गनास्की, यू फाइंड अ वे टू नॉक आउट, यू फाइंड अ वे टू नॉक आउट वोल्गनास्की। एंड आई थिंक, आई एम श्योर कि वोल्गनास्की को नॉकआउट कर सकता है यार रॉड्रिगेज। अगर इस पूरे आप सभी को लगता है कि एक्चुअली मरीनो जो उलटफेर के अगर चांसेस है तो वो पेंटरजा वर्सेस मरीनो में, बट मेरा मानना है कि उलटफेर के अगर चांसेस हैं तो यायर वर्सेस वोल्गनास्की में है। यायर एक ऐसा फाइटर है जो आपको कभी भी चौंका सकता है। यायर एक ऐसा फाइट है जिसकी फाइट के रिजल्ट आपको चौंका सकते हैं, और मेरा मानना है कि यहाँ भी यायर रॉड्रिगेज आपको चौंका सकता है। चांसेस हैं उसके जीत के, बट क्या वो जीतेगा? मेरा दिल कहता है कि नहीं, वोल्गनास्की जीतेगा। दिमाग कहता है कि नहीं, वोल्गनास्की जीतेगा। बट अगर पैसा होना होता तो मैं यही रॉड्रिगेज पे लगाता, क्योंकि ऑड्स बेहतर हैं, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट क्या करूँ मैं, सारी चीज़ें एक साथ करनी थी मुझे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। And if you can help me, please help me. Whatever you need, I'll do that. और आप हेल्प करें, पर ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस बार भी कहा, कि अच्छे वक्त की बुरी बात है कि वो चला जाता है, बट बुरे वक्त की अच्छी बात है कि वो भी चला जाता है। अच्छा वक्त आएगा, मेरा भी, आपका भी। We will be on the top of the world. I will be on the top of the world. And if you want to be on the top of the world with me, हेल्प मी, नीचे नंबर है मेरा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।